हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंगलम क्लासेस। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री क्लास 10th के लास्ट के 2 टॉपिक्स ख़त्म करेंगे। बड़ा छोटा सा रह गया है और उसी के अंदर हम आगे चलते हुए सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, विजुअलाइजिंग द नेशन। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, तो कि लोगों ने जो है देश को रिप्रेजेंट करने के लिए पोर्ट्रेट बनाने शुरू कर दिए थे। आपने किसी भी रूलर के पोर्ट्रेट या स्टैचू बनते हुए देखे होंगे, लेकिन उससे हमें नेशन के बारे में नहीं पता चलता था। तो नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके लिए भी एक पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर दिया। पोर्ट्रेट किसका? एक ह्यूमन बीइंग का, एक इंसान का ही पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर दिया, उसी का आकार दे दिया। और बेसिकली इसके अंदर सबसे ज़्यादा किसके ऊपर जोर दिया गया? जो भी पोर्ट्रेट बनता था वो एक लेडी का बनता था, एक फीमेल फिगर होती थी। जैसा कि आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर देखा होगा, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर कौन था? इसके अंदर कौन थी फिगर? फीमेल फिगर थी, जो लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक ये सब चीज़ें दे रही थी। बेसिकली इसके पीछे आइडिया क्या था कि अगर हम किसी नेशन को एक पोर्ट्रेट का फॉर्म देंगे, पोर्ट्रेट का किसी फीमेल फिगर का या किसी ह्यूमन बीइंग का फॉर्म देंगे, तो लोग उससे ज़्यादा जुड़ेंगे, क्योंकि एक ये कंक्रीट फॉर्म होगी कि हाँ ये इस देश को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी क्या भूख होगी, मतलब इसको लिबर्टी, जस्टिस ये सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए ये सब कुछ करना ज़रूरी था। अब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहेंगे, मैंने अभी बात की थी, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी एक पोर्ट्रेट था, उसके अंदर लिबर्टी, जस्टिस, ये सब इसके लिए बहुत ज़रूरी था। रिपब्लिक इसमें से एक था। तो ये 3 चीज़ें जो थी, फ्रेंच जो फिगर बनाई थी फीमेल फिगर, उसके लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी थी। और इवन उसके अलावा उसने रेड कैप पहनी हुई थी, एक चेन थी टूटी हुई, लिबर्टी उसके लिए इम्पोर्टेंट था, ये लिखा हुआ। और मतलब ये आपने जैसे न्यायमूर्ति भी देखा होगा, जैसे इंडिया के अंदर भी अगर आप मूवीज़ के अंदर अदालतों में देखें, कोर्ट के अंदर, तो एक वाइट कलर का स्टैचू होता है, आंखों पे काली पट्टी होती है, हाथ में एक तराजू, तो वो होता है जस्टिस वाला, कि उसके सामने सब बराबर है। तो इसी तरह से फीमेल फिगर्स को इस्तेमाल किया गया था। तो इसके बाद 19th सेंचुरी के अंदर आर्टिस्ट ने शुरू किया। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, फ्रांस के अंदर इन्होंने क्या नाम दिया? फ्रांस के अंदर इन्होंने एक बनाया मेरियाने। ये जो है काफ़ी पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था और इसी नाम से इन्होंने बनाया, जिसका मतलब क्या था? आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, कि लोगों का देश है ये, यहाँ पे कोई राजा वगैरह नहीं होगा, इसीलिए ये एक पब्लिक फिगर बनाई गई थी। उसका जो चरित्र था वो लिबर्टी, रिपब्लिक ये सब था। जैसा आपको बताया, रेड कैप थी, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? रेड कैप, ट्राई कलर, लिबर्टी, रिपब्लिक, जस्टिस, ये सब मैंने आपको बताया ही था। और इसके अलावा इसी तरह से जर्मनी के अंदर जर्मेनिया बनाई गई। ये फ्रांस था और जर्मनी के अंदर क्या था? जर्मनी के अंदर था जर्मेनिया। जर्मेनिया का स्टैचू बनाया था। उसकी क्या खासियत थी? उसने ओक लीव्स का क्राउन पहना हुआ था, क्राउन ऑफ ओक लीव्स। और इसको क्यों पहना था? क्योंकि ये जर्मनी के अंदर हीरोइज्म का एक सिंबल मानते हैं, यानी कि बहादुरी का ये एक सिंबल मानते हैं, इसीलिए इसको जर्मनी की फीमेल फिगर के ऊपर इस्तेमाल किया गया था। तो अब मैं आपको आज लास्ट टॉपिक पे लेके चलूँगा। बड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो गाइज, इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। जी हाँ। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है? नेशनलिज्म आपको बताया हुआ है, राष्ट्रवादी भावना, कंट्री के अंदर मतलब यूनिफिकेशन की भावना। इम्पेरियलिज्म क्या था? बाकी सब के ऊपर अपना कंट्रोल करना। तो जैसे ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर
जब कब्ज़ा किया था तो ब्रिटेन जो है इम्पेरियलिज्म कर रहा था, इम्पेरियल स्टेट बना दिया था उसने इंडिया को। तो 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक नेशनलिज्म जो है, अब उसकी वो बात नहीं थी। लास्ट क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, 1875 एंड अब इसके ये और इसके बाद का हिस्सा। तो इस टाइम पर जो नेशनलिज्म था वो ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं हुआ था, रहा था। मतलब पहले तो लोगों को ये अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन अब वो बात नहीं रही थी। तो इस समय पर जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे उनके अंदर भी जो टॉलरेंस थी, मतलब उनकी सहन शक्ति थी, वो ख़त्म होती जा रही थी। तो वो लोग किसकी तरफ बढ़ रहे थे, वॉर की तरफ वो लोग बढ़ने लगे थे कि हमें तो अब लड़ाई करनी है, अपना काम कराना है, आराम से बात नहीं बनेगी। अब बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स थी जो, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, जो लोगों के बीच में नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस थे उनका अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी नेशनलिस्ट जो लोग थे उनका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और उनको भड़काना शुरू कर दिया। और इनमें सबसे ज़्यादा सीरियस केस कहाँ का था, बल्कन्स का था। अभी उसके बारे में क्लियर करता हूँ। बल्कन्स बहुत बड़ा था। हम्म, बल्कन। तो इसके अंदर अब आप देखें कौन कौन आता था। बल्कन्स के अंदर आपका आ गया आज के टाइम का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया और आपका क्रोएशिया। अच्छा, क्रोएशिया के बारे में क्या बताए कुछ रिसेंट। क्रोएशिया जो है रिसेंटली ये वर्ल्ड कप फाइनल में गया था, सबसे पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में गया था क्रोएशिया। और क्रोएशिया के बाद है आपका, इसमें कौन है, बॉस्निया, और यहाँ लिख देता हूँ, हर्जेनगोविना, और इसके बाद स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो। मॉन्टेनेग्रो जी। तो ये कंट्री, ये सब जो है बल्कन्स के एरिया में आता था, बल्कन रीजन में। तो ये इतना बड़ा था। तो बेसिकली ये जो है बल्कन, इसके अंदर कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा फैला, हमने आपको ध्यान और पिछली क्लासेस में पढ़ा था रोमांटिसिज्म के बारे में। तो रोमांटिसिज्म जो है बल्कन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। अब ये जो जितनी कंट्रीज लिखवाई थी, तो ये सब जो है इसके अंदर कोई भी रहने वाला तो होता था, उसको क्या कहते थे, उसका नाम था स्लेव्स। स्लेव्स। तो बड़ी तादाद में जो बल्कन्स थे उनको कंट्रोल कौन कर रहा था, उनको कंट्रोल कर रहा था ऑटोमन एम्पायर। बल्कन्स को कंट्रोल कौन कर रहा था, ऑटोमन एम्पायर। और इसका मैंने आपको बताया था ये कौन सा एम्पायर था, ये एक मुस्लिम एम्पायर था। तो रोमांटिसिज्म इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर जो है कोशिश कर रहा था कि वो अपनी पावर बढ़ाए और अपने आप को एक्सपेंड करे, लेकिन उसने कोशिश भी की ऐसी, लेकिन वो इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हासिल कर पाया। धीरे धीरे जो यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज़ थी, यानी कि यूरोप के अंदर जो छोटे छोटे ये बाकी जो छोटे छोटे देश थे, ये धीरे धीरे उसकी पकड़ से दूर हो रहे थे और खुद को इन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। यानी उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। तो अब क्या हुआ, जो बल्कन लोग थे उन्होंने इंडिपेंडेंस के क्लेम के लिए या पॉलिटिकल राइट्स के लिए क्या करना शुरू किया, उन्होंने लोगों को कहा कि हम लोग तो पहले आज़ाद ही थे। और हिस्ट्री का उन्होंने यूज़ किया कि हम लोग पहले आज़ाद देश होते थे और हमारे हमारे ऊपर इन लोगों ने कब्जा किया है। इस वजह से लोगों के बीच में ऑटोमन एम्पायर या बाकी लोगों पे जिन्होंने उनके ऊपर कब्जा किया हुआ था उनके अगेंस्ट उनके अंदर नफरत हो गई कि हम तो अब इनसे आज़ाद होकर रहेंगे। और उन्होंने ये लंबी लड़ाई लड़ी इंडिपेंडेंस के लिए। अब एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल्ड,
to define their identity and independence. The Balkan area became an area of intense conflict. यानी कि जो बल्कन एरिया जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही थी। मैंने कहा है कि बाकी कुछ एक एरियाज में इंडिपेंडेंस भी मिल रही थी, लेकिन जो बल्कन एरिया थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। बल्कन स्टेट्स जो हैं अब वो एक दूसरे से चिढ़ने भी लग गई थी। बल्कन स्टेट जो मैंने आपको यहाँ नाम लिख कर दिखाए थे वो अलग अलग बटे हुए थे, लेकिन बल्कन्स के अंदर ही आते थे। वो एक दूसरे से चिढ़ते थे और एक दूसरे की को नुकसान हो जाए चाहे, मतलब उनकी कीमत के ऊपर भी वो खुद का फ़ायदा चाहते थे, आज़ाद होना चाहते थे। अब उसके बावजूद और ज़्यादा समस्या आने लगी। इस समय पर यूरोपियन पावर्स, ये जो यूरोपियन पावर्स थी इनका कन्फ्लिक्ट हो गया। इनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा। किस बात की वजह से? ट्रेड और कॉलोनीज की वजह से, क्योंकि ये लोग कब्जा कर लेते थे अलग अलग जगह पर। और इसके अलावा नवल और मिलिट्री। अब आप कहेंगे सर एयर के ऊपर, एयर पे क्यों नहीं? तो उस टाइम तक एयरफोर्स शुरू नहीं हुई थी, उस टाइम तक शिप होती थी और मिलिट्री होती थी, क्योंकि जहाज़ हमारे 20th सेंचुरी के अंदर शुरू हुए थे। तो ये जो है, ये रिवेलरीज जो है इसकी वजह से सब कुछ निकल के आया कि बल्कन के अंदर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। बड़ी बड़ी पावर्स उस टाइम पर कौन कौन सी थी? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड। मैं लिख देता हूँ, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी। जी हाँ, ये सब के अंदर आपस में होड़ लग गई कि कौन इन एरियाज को जिनमें डिस्प्यूट्स चल रहा है इनको अपनी तरफ लेगा, इनके ऊपर कब्जा जमाएगा। और इस वजह से फाइनली पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। और नेशनलिज्म जो है इंपेरियलिज्म के साथ जब जुड़ा तो उस वजह से यूरोप जो है उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। कब? यूरोप मतलब काफ़ी डाउन चला गया। कब? 1914 के अंदर। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़, टाटा जो मोटर्स है, टाटा कंपनी के जो मालिक है रतन टाटा, उनकी जो टाटा कंपनी शुरू हुई है उनके, तो वो कैसे शुरू हुई थी? वो इसी दौरान टाटा स्टील से शुरू हुई थी, लोहे का काम शुरू करके, क्योंकि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था तो लोहे की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा थी और वहाँ से उनको आमदनी काफ़ी ज़्यादा होनी शुरू हुई थी। और आज वो इंडिया के अंदर बहुत बड़ा ग्रुप है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, TCS, सॉरी थोड़ा हिस्ट्री से साइड जाकर बता रहा हूँ, TCS जो है इंडिया की पहली कंपनी है जिसकी टोटल वर्थ जो है $100 बिलियन है। जी हाँ दोस्तों, और मज़ेदार बात क्या है, 128 कंट्रीज़ की जीडीपी से ये ज़्यादा है, मतलब 128 कंट्रीज़ की जीडीपी के बराबर है। ये 128 कंट्रीज़ को अकेली खरीद सकती है ये TCS। वर्ल्ड में इंडिया के अंदर इसका नाम काफ़ी बड़ा है और वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है ये वाली कंपनी जो है, अगर आप इसका शेयर देखेंगे। तो वापिस आते हैं, नेशनलिज्म जब इंपेरियलिज्म के साथ आया तो यूरोप का डिक्लाइन आया। कब? 1914 के अंदर। लेकिन इसके बावजूद कई सारी कंट्रीज जो थी वर्ल्ड के अंदर वो यूरोपियन पावर के अंडर थी, वो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी। जैसे एक हमारी इंडिया भी थी, और किसके अंडर थी? इंडिया ब्रिटिशर्स के अंदर थी, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। तो धीरे धीरे जो है 19th सेंचुरी के अंदर ये जो कॉलोनीज थी ये भी इंपेरियल डोमिनेशन का विरोध करने लगे, यूरोपियन पावर्स का विरोध करने लगी थी। एंटी इंपेरियल मूवमेंट्स इस समय पर शुरू हो गई थी। और मज़ेदार बात क्या थी, ये जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, नेशनलिज्म था। और ख़ास बात इसमें क्या है जानने की, कि जो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म था उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था, अपने अलग व्यूज़ लेकर आए थे यहाँ पर लोग, और उसके बाद नेशनलिज्म का इस्तेमाल किया गया था और इनके अगेंस्ट गए थे लोग। और उसके लेकिन जो चीज़ यूरोप से ली गई थी वो क्या थी? नेशन स्टेट। ये जो था ये एक यूनिवर्सल चीज़ थी, इसको लोगों ने मानना शुरू कर दिया था। ये एक चीज़ थी जो यूरोप से ली गई थी। तो दोस्तों ये था हमारा पहला चैप्टर, नेशनलिज्म इन यूरोप, और उसका पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ा था ये हमने पढ़ा था।
तो कैसा लगा आपको ये हमारा टॉपिक? आज यहाँ पर हमारी पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।